हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और हम एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्लोबल ट्रेड के इतिहास में बहुत ही प्रभावशाली रहा है। दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं गैट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि गैट जो 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था उसी ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी और वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO आज वर्ल्ड के 98% ग्लोबल ट्रेड को गवर्न करता है। सही सुना आपने, ये एक एग्रीमेंट ही है जिसने देशों के बीच ट्रेड का तरीका बदल दिया है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और ये एग्रीमेंट आज 2024 में भी इतना रेलेवेंट क्यों है? चलिए गैट की इस फैसिनेटिंग कहानी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसका दुनिया पर क्या असर रहा है। तो गैट एग्जैक्टली है क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो इंटरनेशनल ट्रेड्स को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। इसको 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन पर्पस था ट्रेड के बैरियर्स को कम करना, जैसे कि टैरिफ्स, कोटाज और देशों के बीच फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना। अब गैट को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिकवरी की जरूरत थी। देशों को यह समझ आया कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक रास्ता हो सकता है और इसी सोच ने गैट को जन्म दिया, जिसे इनिशियली 23 कंट्रीज ने जिनेवा में साइन किया था। गैट को शुरुआत में एक टेम्परेरी एग्रीमेंट के तौर पे बनाया गया था, लेकिन ट्रेड को बढ़ाने में इसकी इफेक्टिवनेस की वजह से इसे लगभग 50 साल तक यूज किया गया। ये एग्रीमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें रेगुलर नेगोशिएशंस होती थी, जिसका एम टैरिफ्स को कम करना और दूसरे ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करना था। गैट का पर्पस सिंपल लेकिन पावरफुल था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनकरेज करना और ट्रेड वॉर के चांसेस को बिल्कुल कम कर देना जो इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते थे। कंट्रीज को नेगोशिएशन टेबल पर लाके गैट ने ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल बनाने में मदद की। अगर सही मायनों में देखें तो गैट वो पहला मेजर स्टेप था ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जो आज हम देखते हैं। ये सिर्फ टैरिफ्स के बारे में नहीं था, बल्कि गैट एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर रहा था जहां देश ज्यादा फ्रीली और फेयरली ट्रेड कर सकें। इस तरीके से गैट ने आज तक के इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने वाले रूल्स की फाउंडेशन रखी। अब जब हमें बेसिक समझ हो गई है कि गैट क्या है, चलिए उन की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं जो इस एग्रीमेंट को इतना इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ही ग्लोबल ट्रेड को इतने सालों तक शेप करते रहे हैं और आज भी मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट्स की फाउंडेशन है। पहला प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN। इस रूल के अकॉर्डिंग जो देश गैट का पार्ट है उसको सब मेंबर नेशन को ट्रेड के मामले में बराबर ट्रीट करना पड़ता है। सिंपल शब्दों में, अगर कोई देश किसी मेंबर नेशन
को ट्रेड में कोई एडवांटेज देता है, जैसे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करना, तो उस देश को वही सेम ट्रीटमेंट बाकी सब गेट मेंबर्स को भी देनी होगी। ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि इसका एम डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना था। MFN प्रिंसिपल ने इंश्योर किया कि सभी मेंबर देशों को ग्लोबल ट्रेड में एक फेयर चांस मिलेगा और सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। दूसरा प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट। इस रूल के मुताबिक जब फॉरेन गुड्स किसी देश की मार्केट में एंटर हो जाती हैं, तो उन्हें डोमेस्टिक गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब कोई देश इंपोर्टेड गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्सेस या रेगुलेशंस नहीं लगा सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुड्स अब्रॉड से आए हैं। ये प्रिंसिपल फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये देशों को उन अपनी इंडस्ट्रीज को अनफेयर एडवांटेज देने से रोकता है और फॉरेन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है कि जब देश ट्रेड नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करता है, तो वो उन कंसेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है जो वो देता है और जो वो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी नेगोशिएशन में अगर एक देश कुछ इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार होता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा देश भी उसे सिमिलर कंसेशंस रिटर्न में देगा। रेसिप्रोसिटी ये इंश्योर करता है कि देश अच्छी नीयत से नेगोशिएशंस करें, क्योंकि इस तरीके से दोनों देशों को एग्रीमेंट से फायदा होता है। और लास्ट प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। इसके अकॉर्डिंग मेंबर देश को अपनी ट्रेड पॉलिसीज और रेगुलेशंस को ओपनली पब्लिश करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी एक ज्यादा प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इससे देश अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के रूल्स को समझकर रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो ट्रेड एग्रीमेंट पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और डिस्प्यूट्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली अराइज होते हैं। गेट के इस ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल ने इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बनाया। ये चार की प्रिंसिपल्स, मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, रेसिप्रोसिटी और ट्रांसपेरेंसी गेट के पिलर्स हैं और आज भी मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स का सेंट्रल पार्ट हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें देश फेयरली, ओपनली और कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हैं। अब जब हमने गेट के की प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है, चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के बारे में। गेट का एवोल्यूशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO में ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल ट्रेड के रेगुलेशंस में एक मेजर माइलस्टोन था। गेट जो 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था, ओरिजिनली एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पे बनाया गया था ताकि ट्रेड बैरियर्स को कम किया जा सके, लेकिन इसकी सक्सेस और इन्फ्लुएंस की वजह से लगभग 50 सालों तक चलता रहा। लेकिन 1990s तक दुनिया की इकोनॉमी काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी और नए ट्रेड चैलेंजेस सामने आ रहे थे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। इन्हीं इवॉल्विंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 1986 में
शुरू हुआ यूरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, which eventually led to the creation of WTO in 1995. GATT जो सिर्फ एक एग्रीमेंट था, उसके कंपैरिजन में WTO एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत ब्रॉड मैंडेट है। तो गैट और WTO में क्या डिफरेंस है? देखा जाए तो गैट का मेन फोकस फिजिकल गुड्स पर था। इसका मेन गोल था टैरिफ्स और कोटास को कम करना जो फिजिकल प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ WTO सिर्फ गुड्स के ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, ये सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट को भी कवर करता है। WTO का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी ज्यादा फॉर्मल है। गैट में ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का सिस्टम थोड़ा लूजन था, जबकि WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक लीगल बाइंडिंग प्रोसेस है जिसमें मेंबर नेशंस अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं। WTO का क्रिएट होना ग्लोबल ट्रेड को गवर्न करने के तरीके में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। आज के दिन 160 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज के साथ WTO दुनिया के 98% से ज्यादा ट्रेड को ओवरसी करता है और ये रूल्स सेट करता है कि कैसे देश इकोनॉमिकली इंटरेक्ट करते हैं। शायद WTO का सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इसकी एनफोर्सेबिलिटी है। अपने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के थ्रू WTO ये इंश्योर करता है कि देश ट्रेड रूल्स के किसी भी ब्रीच के लिए अकाउंटेबल हों, जिससे ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बन गया है। वैसे तो WTO ने काफी सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि गैट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ओरिजिनली गैट एग्रीमेंट अभी भी WTO फ्रेमवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है और गुड्स के ट्रेड को गवर्न करता है। असल में गैट के प्रिंसिपल जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट अभी भी WTO के ऑपरेशन के फंडामेंटल हिस्से हैं। अगर देखा जाए तो कई तरीकों से WTO गैट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसका एवोल्यूशन है। इसने गैट की सक्सेस पर बिल्ड करके अपना स्कोप एक्सपेंड किया और एक ज्यादा रोबस्ट सिस्टम क्रिएट किया जिससे ग्लोबल ट्रेड को मैनेज किया जा सके। सिंपल शब्दों में गैट से WTO तक का एवोल्यूशन मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड की कॉम्प्लेक्सिटीज को अडॉप्ट करने के लिए जरूरी स्टेप था। WTO ग्लोबल इकोनॉमी का एक क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है कि देश फेयरली ट्रेड कर सकें, डिस्प्यूट को सेटल कर सकें और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इकोनॉमिकली ग्रो करते रहें। गैट का असर सच में समझने के लिए हमें कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और केस स्टडीज देखनी पड़ेंगी जो दर्शाएंगे कि कैसे गैट के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लागू किया गया और कैसे इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद की। काफी लंबे टाइम तक गैट कई इंपॉर्टेंट ट्रेड नेगोशिएशंस के राउंड का प्लेटफॉर्म बना रहा। इनमें से एक नोटेबल राउंड था कैनेडी राउंड, जो US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के नाम पर रखा गया था। इस राउंड के रिजल्ट में डेवलप्ड नेशन के बीच सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शंस हुई और पहली बार एंटी डंपिंग मेजर्स को सीरियसली एड्रेस किया गया।
उसके बाद आया टोक्यो राउंड। इस राउंड में नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैकल किया गया। ये ऐसे ट्रेड ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो टैरिफ से रिलेटेड नहीं होते, जैसे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और इंपोर्ट लाइसेंसेस। इस राउंड ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जिससे ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया गया और देशों के लिए एक दूसरे के साथ बिजनेस करना आसान बना दिया। उसके बाद हुआ यूरुग्वे राउंड, जो शायद सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था। इसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसने ग्लोबल ट्रेड को सिर्फ गेट से रेगुलेट करने की बजाय एक ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया, जो WTO के अंडर आया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड डिस्प्यूट्स देखते हैं जो गेट के अंडर रिजॉल्व किए गए थे। एक सबसे फेमस केस था 1990s में यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच, जिसे कॉमनली बनाना डिस्प्यूट भी कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया जो अफ्रीका, कैरेबियन और पैसिफिक के अपने फॉर्मर कॉलोनीज से आने वाले बनानास को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता था, जबकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से आने वाले बनानास पर कोटाज और टैरिफ्स लगाए गए। इस प्रैक्टिस को यूनाइटेड स्टेट्स ने चैलेंज किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कंपनीज का लैटिन अमेरिकन बनानास में ट्रेड इंटरेस्ट था। गेट के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंडर ये डिसाइड किया गया कि यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फेयर ट्रेड के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करती है। ये केस WTO के एस्टेब्लिशमेंट के बाद भी चलता रहा, लेकिन शुरुआत गेट के रूल्स के अंडर हुई थी, जो दिखाता है कि एग्रीमेंट कैसे सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की ग्राउंडवर्क तैयारी करता था। गेट सिर्फ ट्रेड डील्स नेगोशिएट करने के बारे में नहीं था, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी था। जैसे टोक्यो राउंड ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर्स में ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि इंडस्ट्रीज का ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ और कंपनीज के लिए प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर और सेल करना आसान हो गया। टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करके गेट ने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका दिया, जो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी जॉब और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा था। 20th सेंचुरी के आखिरी दौरान में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर की ग्रोथ गेट की वजह से ज्यादा ओपन और प्रेडिक्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट के डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में देखा गया। ये केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि गेट सिर्फ एक थ्योरेटिकल एग्रीमेंट नहीं था, इसने रियल वर्ल्ड ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करने और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की फाउंडेशन रखने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। कैनेडी राउंड से लेकर बनाना डिस्प्यूट तक गेट का इन्फ्लुएंस अब तक महसूस किया जा सकता है, जबकि WTO ग्लोबल ट्रेड को गवर्न करने की जगह ले चुका है। भले ही जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गेट को 1995 में WTO ने रिप्लेस कर दिया हो, लेकिन ये आज भी काफी रेलेवेंट है। असल में गेट के कई फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अब भी
इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज को शेप करते हैं। चलिए देखते हैं कि 2024 में गेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओरिजिनल गेट एग्रीमेंट अब भी WTO फ्रेमवर्क का पार्ट है। गेट के प्रिंसिपल्स जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट और नेशनल ट्रीटमेंट आज भी मेंबर नेशंस के बीच गुड्स की ट्रेड को गाइड करते हैं। गेट ने आज के इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम की फाउंडेशन रखी थी और ये अब भी कंट्रीज के फिजिकल गुड्स ट्रेड को गवर्न करता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही हैं और नए चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज और डिजिटलाइजेशन सामने आ रहे हैं। गेट एक स्टेबल और कंसिस्टेंट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिस पर कंट्रीज अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स के लिए भरोसा कर सकती हैं। एक और वजह जो गेट को आज भी रेलेवेंट बनाती है वो है इसकी लेगेसी इन मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर चाहे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे नेफ्टा हो या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और TPP, इन एग्रीमेंट्स को गवर्न करने वाले कई रूल और प्रिंसिपल गेट पर ही आधारित हैं। टैरिफ्स को रिड्यूस करने का आइडिया, फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इंश्योर करना, ये सभी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में भी कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। गेट का इन्फ्लुएंस हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो इंपोर्टेड गुड्स पर लगने वाला टैरिफ हो या बॉर्डर्स पर सेल होने वाले प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हों। भले ही गेट को शुरुआत में गुड्स के ट्रेड को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आज के नए ट्रेड चैलेंजेस के लिए अडॉप्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स का ग्लोबल राइज नए रेगुलेटरी क्वेश्चंस पोज करता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सर्विसेज पर टैरिफ्स कैसे अप्लाई होना चाहिए, जबकि WTO इस इशू पर काम कर रहा है। गेट के गाइडिंग प्रिंसिपल्स जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन और रेसिप्रोसिटी अब भी सॉल्यूशंस फ्रेम करने में की रोल प्ले करते हैं। इस तरह गेट का इन्फ्लुएंस सिर्फ ट्रेडिशनल गुड्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इमर्जिंग सेक्टर्स तक भी एक्सटेंड होता है। ये इंश्योर करता है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के बावजूद ट्रेड के बेसिक रूल्स ऑफ फेयरनेस और इक्वालिटी इंटैक्ट रहें। पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में गेट के प्रिंसिपल्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के रिकवर होने के दौरान स्टेबल और प्रेडिक्टेबल ट्रेड रूल्स की जरूरत क्रूशियल है। गेट का फ्रेमवर्क कंट्रीज को प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वॉर्स से बचाने में मदद करता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट की बजाय कॉपरेशन को फॉस्टर किया जाता है। जब देश अपनी इकोनॉमीज को रीबिल्ड कर रहे हैं, गेट का ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन पर जोर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ट्रेड में ओपननेस को प्रमोट करके गेट इंश्योर करता है कि देश मिलकर काम कर सकें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट सप्लाई चेन को रीबिल्ड कर सकें। तो आज के ग्लोबल ट्रेड का चेहरा WTO जरूर है, लेकिन गेट की लेगेसी
अब भी काफी जिंदा है, चाहे गुड्स को रेगुलेट करने का तरीका हो या एमर्जिंग ट्रेड सेक्टर्स जैसे डिजिटल सर्विसेज को हैंडल करना। गेट के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल ट्रेड को गाइड करते हैं। 2024 में गेट की रेलेवेंस इस बात का सबूत है कि इसने कैसे देशों को मिलकर काम करने, नेगोशिएट करने और साथ में ग्रो करने का तरीका बदल दिया। जैसे कि हमने आज एक्सप्लोर किया, गेट 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट 2024 में भी दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। चाहे उसके की प्रिंसिपल्स जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट या नेशनल ट्रीटमेंट हो, या WTO में इसका इवोल्यूशन, गेट ने मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड की फाउंडेशन रखी। गेट ने टैरिफ्स को रिड्यूस करने, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करने और फेयर कंपटीशन को एनकरेज करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। इसका इन्फ्लुएंस आज के एग्रीमेंट्स में भी दिखाई देता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या डिजिटल ट्रेड जैसे सेक्टर्स। WTO के एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद गेट की लेगेसी आज भी जिंदा है, जो रूल्स और नॉर्म्स को शेप करते हैं कि देश कैसे ट्रेड करते हैं। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक लीगल प्रोफेशनल या ऐसे व्यक्ति जो ग्लोबल इकोनॉमी को समझना चाहता है, गेट इस पजल का एक क्रूशियल हिस्सा है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट नहीं है, ये आज के वर्ल्ड के लिए एक ब्लूप्रिंट है और इसके प्रिंसिपल्स अब भी गाइड करते हैं कि देश आपस में इकोनॉमिकली कैसे एंगेज करते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।